हेलो गाइस, अपन बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आइसोमेरिज्म की, और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन स्टीरियो का एक पार्ट कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेट करने से अलग अलग 3D अरेंजमेंट्स बनते हैं, उसको किस तरीके से न्यूमैन प्रोजेक्शन से और सोहर्स प्रोजेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक मॉलिक्यूल एथेन का एग्जाम्पल लेके अपन ने देखा था। क्लियर? उसी को भी अपन एक 3D वीडियो की माध्यम से, एक एनिमेशन वीडियो की माध्यम से कल के लेक्चर में अपन ने जो बात देखी उसको रिकॉल करते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी। सोर्स प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन के बारे में अपन ने बात करी थी। तो देखिएगा, ये एक एथेन मॉलिक्यूल है, उसके इसके अंदर आपने इसको समझा था एथेन मॉलिक्यूल को। तो आपको पता है कि या तो अपन वेज डेस से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेज डेस फॉर्मूले से, और या फिर अपन बॉल और स्टिक मॉडल से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें अपन ने ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके अलॉन्ग रोटेशन की बात करी थी, और इस रोटेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या सिनेरियो प्रोड्यूस होता है उसकी अपन बात कर रहे थे। तो इस तरीके से ये एथेन मॉलिक्यूल है और CH3, और एंगल रोटेट करने से किस तरीके से पोजीशंस चेंज होती है सोर्स फॉर्मूले के अंदर अपन ने देखा था। देखिएगा, यहां पर ये जो बॉन्ड है अपना, ये जो बॉन्ड है, ये जो CH बॉन्ड है, इस CH बॉन्ड की पोजीशन दूसरे कार्बन के रेस्पेक्ट में यहां पर बीच के अंदर आ रही है। क्लियर? यहां पर वेकेंट पोजीशन है, इस पोजीशन को अपन सोहर्स के अंदर बोलेंगे तो स्टेगर्ड होगा। स्टेगर्ड का मतलब ये फर्स्ट कार्बन का जो CH है, इस CH के सामने दूसरा कार्बन नहीं है। ठीक है, स्टेगर्ड। और अगर एकदम बैक साइड में होता तो उसको अपन एंटी बोला। तो स्टेगर्ड को सोहर्स फॉर्म में कल अपन ने जो समझा था कि इस तरीके से, भाई देखिए ये एक एटम और इसमें उल्टा वाई अपन ने बना दिया, इस तरीके से अपन ने समझा था। इसी का 3D व्यू है, आप समझ पा रहे हैं। ये जो CH है, दिस वन, और ये जो दोनों अपन ने CH देखे जिसके बीच में, इस CH के पोजीशनिंग की बात करूं, यहां पीछे वाला कार्बन है और ये CH है। तो यहां जो बीच वाला CH है, दो पीछे वाले कार्बन के दोनों CH के बीच में है, एकदम दबा हुआ नहीं है, तो इसको अपन ने स्टेगर्ड फॉर्म बोला था। बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे देखिएगा, ये सोर्स फॉर्म, और जैसे ही अपन ने इसको रोटेट किया 60 डिग्री से, अभी आप इस सीन को देखिएगा तो आप क्या देख पा रहे कि ये जो CH बॉन्ड है, CH बॉन्ड जो है, इसके जस्ट पैरेलल में दूसरे वाले कार्बन का भी CH बॉन्ड आ गया है। क्लियर? तो अब ये एक का CH और उसके पीछे दूसरे वाले का CH आ गया है। इसको अपन ने बोला था एक्लिप्स्ड फॉर्म। ये इसका एक्लिप्स्ड फॉर्म होगा। इस तरीके से देखिएगा, ये 3D के अंदर आप देखिए, रोटेट करने से यहां से ऑब्जर्वर की आईज है, यहां से अपन देख रहे हैं, यहां पर इसको अपन देख रहे हैं। ऑब्जर्वर इधर से, ये फर्स्ट कार्बन हो गया मेरा, ये C1 हो गया, और ये दूसरा जो कार्बन था वो C2 हुआ। ये एंटी फॉर्म है, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि फ्रंट वाले के 3 दिख रहे हैं, ये एंटी फॉर्म निकल के आया इसमें से जो अपन बात कर रहे थे। ये फर्स्ट कार्बन है, ये स्टेगर्ड फॉर्म हुआ, और स्टेगर्ड फॉर्म के अंदर आप देख पा रहे हैं कि एकदम अपोजिट फॉर्म के अंदर है, और ये एक्लिप्स फॉर्म आ गया। अभी देखिएगा, एक कार्बन के बैक साइड में दूसरा ये रोटेट होके वापस इस मॉलिक्यूल में, देखिएगा इसको अपन इसको देखें तो यहां पर क्या देख पा रहे हो आप कि ये जो अपना कार्बन C1 था, C1 जो कार्बन है, इसके बैक साइड में C2 कार्बन है, और इसका ये जो पहले का CH बॉन्ड है, इसके पीछे आप देख पा रहे होंगे, आपको रिफ्लेक्शन में दिख रहा होगा, ये दूसरा है। ये देखिएगा, ये फर्स्ट कार्बन और इसके जस्ट बैक साइड में ये दूसरा कार्बन है। दिखाने के लिए थोड़ा साइड में दिखाया, एकदम एक दूसरे से ढका हुआ होता है। इस फॉर्म को अपन बोलते हैं क्या? एक्लिप्स्ड फॉर्म। और एक्लिप्स फॉर्म में जो ये बॉन्ड का रोटेशन है, ये मैक्सिमम था, अपन ने बात करी थी। बात को आगे बढ़ाते हैं। इस तरीके से स्टेगर्ड और एंटी को आप देखिएगा, यहां पर ये आपका एंटी फॉर्म है और सारी चीजें आपने देखी यहां पर। देखिए
ये शोहर्स फॉर्मूले के अंदर आपका क्या है, स्टेगर्ड फॉर्म है, ये CH, इसके सामने CH नहीं है, और इसको अपन ने न्यूमॉन में रिप्रेजेंट करिए इस तरीके से। ये पहले वाले का जो CH इधर है, एक का इधर है, एक दूसरे से ढके हुए नहीं है, तो ये आपका सोहर्स प्रोजेक्शन हो गया, और ये इसी का ही न्यूमैन प्रोजेक्शन होगा। इसी तरीके से देखिए एक्लिप्स में क्या है, ये एक का CH है, इसके जस्ट बैक साइड में पैरेलल में दूसरे का CH है, एक दूसरे से पूरी तरीके से ढका हुआ है, और ये इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है। इसमें आपको तीन ही कार्बन दिख रहे हैं, तीन ही CH बॉन्ड दिख रहे हैं, क्योंकि एक CH के नीचे दूसरा CH है जो आपको कंप्लीटली दिख नहीं रहा है। ये CH दूसरा इसी के जस्ट नीचे, ये CH और इसका जस्ट नीचे। इस तरीके से दोनों फॉर्म के सोहर्स और न्यूमॉन को अपन ने कंपेयर करते हुए आपको बताया। नेक्स्ट देखिएगा आगे, इस तरीके से ये स्टेगर्ड फॉर्म था और ये एक्लिप्स फॉर्म था। एक्लिप्स फॉर्म के अंदर जस्ट बैक साइड में होता है, ये आपको बता रहा है कि जो बॉन्ड पे रिपल्शन है वो एक्लिप्स में ज्यादा है, और इस रिपल्शन के कारण दोनों की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस होता है, और ये जो डिफरेंस है ये 12.3 अप्रोक्स जो किलो जूल पर मोल होता है, और वो मेन डिफरेंस था। ये डिफरेंस होता है बॉन्ड पेयर में रिपल्शन के कारण। इस ग्राफ को अपन ने देखा था, थोड़ा सा अपन बैक जाके देखते हैं। देखिएगा यहां पर आप बात को ध्यान से देखिएगा, ये अपना स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड फॉर्म में क्या, ये जो बॉन्ड है इसके पीछे यहां कोई बॉन्ड नहीं है, क्लियर। और यहां पर क्या है, यहां पर ये बॉन्ड है, इसके बैक साइड में भी बॉन्ड है, तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन आप एरो से देख रहे होंगे, और इस रिपल्शन के कारण बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन है, इस रिपल्शन के कारण एक्लिप्स और इन दोनों की एनर्जी के अंदर डिफरेंस जो है 12.3 होता है। 12.3 किलो जूल पर मोल या अप्रोक्स 2.8 किलो कैलोरी पर मोल होता है, क्लियर। ये डिफरेंस होता है इन दोनों के पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। एक का पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी अगर x है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी x प्लस आपका 12.3 किलो जूल पर मोल। अगर एक मोल में एथेन लूं और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं x मानता हूं, तो इससे इसकी एनर्जी 12.3 ज्यादा हो जाएगी, और ये जो डिफरेंस आया 12.3 का, ये डिफरेंस आता है इस बॉन्ड पेयर में रिपल्शन के कारण, जिसको अपन ने नाम दिया था टॉर्सिनल स्ट्रेन। इसमें टॉर्सिनल स्ट्रेन ज्यादा है और रिपल्सन ज्यादा है, बॉन्ड पे रिपल्सन ज्यादा है। अपन ने बोला कि जो हाइड्रोजन यहां लगा हुआ है, हाइड्रोजन का रिपल्सन अपन वंडरवॉल रिपल्सन मानते नहीं है, इसका वंडरवॉल स्ट्रेन 0 होता है, वंडरवॉल स्ट्रेन 0 होता है, और इसको अपन ने देखा था। चलिएगा बात को आगे बढ़ाते हैं, फर्दर आप ग्राफ देखिएगा। ये आपने ग्राफ यहां पर देखे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये अपने पास डाइहेड्रल एंगल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच ग्राफ था, आप देख पा रहे हो। जिस पोजीशन पर कोई सी भी पोजीशन उठा लीजिए जहां पोटेंशियल एनर्जी अपनी ज्यादा है, इस पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा वाली पोजीशन को अपन बोलेंगे, आपका जो फॉर्म होगा जस्ट बैक साइड में, इसको बोलेंगे अपन एक्लिप्स फॉर्म, है ना। तो ये जितने भी हाई पोटेंशियल एनर्जी वाली फॉर्म है ये एक्लिप्स फॉर्म है, और जितने भी लो पोटेंशियल एनर्जी वाली जो फॉर्म है जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, इसको अपन बोलते हैं क्या, स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है बच्चों, ध्यान से देखना, ये तो एंगल का डिफरेंस हुआ, यहां से लेके 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, हर 60 डिग्री के ऊपर ये पोजीशन आपस में रोटेट हो रही है, तो डाइहेड्रल एंगल हो गया 60 डिग्री। और इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का, ये आपके पास 12.3 किलो जूल पर मोल होता है, जो अभी अपन ने देखा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो आपका एक्लिप्स फॉर्म है और यहां पर आपका स्टैगर्ड फॉर्म है, इन दोनों के अंदर ये डिफरेंस होता है हर 60 डिग्री से एक्लिप्स स्टैगर्ड में। और स्टैगर्ड फॉर्म आप देख पा रहे हो, इसके अंदर ये रिपल्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां रिपल्सन ज्यादा है और यहां रिपल्सन कम है। इस तरीके से हर 60 डिग्री के साथ ये सिनेरियो बदलता है, ये बात यहां पर आपको दर्शाने की कोशिश की गई। नेक्स्ट देखिएगा,
यहां पर देखिएगा, आप देखिए किस तरीके से एंगल बदल रहा है। बीच की सारी जो फॉर्म्स होती है उसको अपन बोलते हैं स्क्यू। बच्चों अपन बोलते हैं 0 से 60 डिग्री के बीच में आप धीरे धीरे एंगल चेंज करते हैं, तो बीच के जितने भी फॉर्म आते हैं उसको अपन स्क्यू फॉर्म बोलते हैं। क्लियर? तो आप यहां पर स्क्यू फॉर्म भी देख रहे हैं। अभी जिस पोजीशन पर मैंने इसको रोक रखा है पिक्चर को, वो आपकी स्क्यू फॉर्म है, न तो आपकी इसके जस्ट बैक साइड में एक्लिप्स फॉर्म है, और न ही 60 डिग्री का जो मैक्सिमम एंगल अपन क्रिएट कर सकते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, उसके बीच की सारी पोजीशन। यानी यहां पर मैंने बच्चों बोला क्या, आपका स्टैगर्ड फॉर्म, और यहां पर मैंने बोला इस एंगल के ऊपर, जैसे 60 डिग्री है फिर 60 से घुमा दिया, यहां पर मैंने बोला आपको क्या, एक्लिप्स्ड फॉर्म, और यहां बोला स्टैगर्ड फॉर्म। और स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच की जितनी भी फॉर्म्स हैं, इन सबको अपन ने बच्चों बोला था स्क्यू फॉर्म, और बीच में अनंत हो सकती है, इसमें किसी भी स्टेज पे मैं ग्राफ को रोक सकता हूं, अनंत पॉसिबिलिटीज है। इस तरीके से देखिए कैसे एंगल रोटेट करने से जो आपका स्टैगर्ड फॉर्म है वो किस तरीके से एक्लिप्स फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और किस तरीके से बीच के अंदर आपका पोजीशन चेंज होती है। इस पिक्चर के रोटेशन को और ग्राफ को आप एक साथ दोनों को देखने का प्रयास कीजिएगा। आप देख पा रहे हैं कि अभी ये स्टैगर्ड, फिर ये स्टैगर्ड फॉर्म पे पहुंचा, स्टैगर्ड एकदम अपोजिट, फिर 60 डिग्री घुमाया, एकदम एंटी आ गया, बीच में स्क्यू चल रहे, और ये फिर 60 डिग्री पर घुमा तो आपका स्टैगर्ड आ गया, फिर धीरे धीरे करके 60 डिग्री घुमा और आपका एंटी फॉर्म आ गया। इस तरीके से एक्लिप्स और एंटी एवरी 60 डिग्री पर चेंज हो रहे। यहां पर आप देख पा रहे हैं इसका प्रोजेक्शन, ये आप एकदम बैक साइड में है, इसको आप देख पा रहे हैं रिपल्सन के अंदर, और जैसे ही रोटेट हुआ और ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म आ गया तो यहां रिपल्सन मिनिमम हो गया। क्लियर? यही इस ग्राफ के अंदर भी एक बार दोबारा से देखिएगा इस रोटेशन को स्लो मोशन में, और ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया 12 किलो जूल पर मोल, और ये आपका आ गया है स्टैगर्ड फॉर्म, और ये फिर से स्क्यू चल रहे हैं, स्टैगर्ड फॉर्म आया, अब स्क्यू चल रहे हैं और ये रैपिडली घुमा, और ये आपका आ गया एक्लिप्स फॉर्म, अगेन स्क्यू चल रहे हैं और ये आ गया स्टैगर्ड फॉर्म, और फिर से स्क्यू चल रहे हैं और ये आपका आ गया है एक्लिप्स्ड, स्क्यू 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 स्क्यू, और ये आपका स्टैगर्ड, देन स्क्यू 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 स्क्यू, और ये आपका आगे अगेन। इस तरीके से 1 बाय 1 आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इन दोनों कार्बन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो रोटेट कर रहा है। यहां पर इस रोटेशन को दिखाया गया रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि इसको रोटेट करने के लिए जो अपने को एनर्जी चाहिए वो 12 किलो जूल पर मोल है, और मैंने आपको कल बताया था इतनी एनर्जी एथेन मॉलिक्यूल में आपस में कोलिजन के कारण प्रोड्यूस हो जाती है, इसलिए रूम टेम्परेचर पर यह चीज पॉसिबल है। यही बात जो मैंने आपको कल बताई थी, ये बात यहां बोली जा रही। क्लियर? ये सारा सिनेरियो अपन ने देखा। इसलिए कन्फर्मर आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे के अंदर आपस में रोटेशन वाले होते हैं। बीच में जो सी बॉन्ड सी है वो आप देख पा रहे हो बहुत इजीली रूम टेम्परेचर आराम से रोटेट होता है और एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। चलिए बच्चों, ये थी बात अपन एथेन मॉलिक्यूल की, और एथेन मॉलिक्यूल के अंदर अपन ने सारी फॉर्म्स को देखा जिसके अंदर 2 कार्बन में से एक कार्बन को फिक्स रख के दूसरे वाले को अपन रोटेट कर रहे थे, और जितनी भी फॉर्म्स थी उसको अपन ने ऑब्टेन किया। क्लियर? अब देखिएगा अपन एक और फर्दर मॉलिक्यूल लेते हैं और उसके ऊपर इस चीज को स्टडी करते हैं। अपने पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है प्रोपेन। नेक्स्ट अपना जो मॉलिक्यूल है वो है प्रोपेन मॉलिक्यूल, और प्रोपेन मॉलिक्यूल के अंदर अपन देखें तो CH3 CH2 CH3, किसी भी एक कार्बन को 1 ले लो किसी भी साइड से, जैसे मैंने इसको 1 बोला इसको 2 बोला, और या इधर से लूं तो ये 1 2 है। ठीक है, 1 और 2 के 3 में रोटेट कर रहा हूं, तो मेरे पास जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन न्यूमैन प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग, तो देखिएगा ये मैंने फर्स्ट कार्बन बनाया, ये इसकी फर्स्ट कार्बन की न्यूक्लियस है जो अपने को दिखाई देगी। ठीक है, फर्स्ट कार्बन है उसकी न्यूक्लियस ही अपने को दिखाई देगी। ठीक है, और जो फर्स्ट कार्बन के ऊपर आप देख पा रहे हैं आपको क्या दिखे हुए लगे हुए नजर आ रहे हैं, आपको 3 H नजर आ रहे हैं। क्लियर?
और मैं एक्लिप्स्ड फॉर्म को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अब मैंने क्या किया देखिएगा, जो दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन के अंदर ये इसके जस्ट ऊपर ढका हुआ होगा, वो अपने को दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एटम्स दिखाई देंगे। जो C2 कार्बन है इसके अंदर ये जो CH है, दो तो CH है, एक CH इस कार्बन पर दो तो CH है, इसके नीचे आपका आ गया H। दूसरे वाले का मैं चलो कलर चेंज कर लेता हूं। दूसरा कार्बन मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं और देखिएगा इस कार्बन के इस H के नीचे, CH के नीचे दूसरा CH बॉन्ड है, इस वाले के नीचे एकदम CH बॉन्ड है और दो तो H है। आप देख पा रहे हैं कार्बन, इसके पास तो तीनों H है, H और H मैंने रिप्रेजेंट किए फर्स्ट कार्बन को। दूसरे कार्बन पर दो तो H है, H और एक CH3 ग्रुप है। तो इस वाले हाइड्रोजन के नीचे जो मेरे पास C2 कार्बन का ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसमें मुझे इतना एरिया नहीं दिखेगा, मुझे बाहर से बनाना चाहिए, वापस ले लेते हैं। क्लियर, यहां से मैंने बनाया, इसके नीचे मुझे नजर आएगा CH3। क्लियर, H और H। तो आप यहां पर सबसे पहले रिपल्सन देखिएगा, एक का CH दूसरे का नीचे CH। यहां बॉन्ड पेयर में जो रिपल्सन होगा, इस रिपल्सन को अपन नाम देंगे टॉर्सिनल स्ट्रेंथ। यहां पर भी यहां जो रिपल्सन होगा टॉर्सिनल स्ट्रेंथ। यहां पर एक CH3 ग्रुप है जो वंडरवॉल रिपल्सन लगा सकता था, लेकिन अकेला ग्रुप कभी रिपल्सन नहीं लगा सकता। तो यहां भी वंडरवॉल रिपल्सन नेग्लिजिबल है, CH3 और दूसरे के अंदर बॉन्ड ही है। अगर दो CH3 होते तो वंडरवॉल रिपल्सन लगता, क्योंकि हाइड्रोजन वंडरवॉल रिपल्सन नहीं लगाता। तो तीनों ही केस में टॉर्सिनल स्ट्रेन लग रहा है और यहां पर टॉर्सिनल स्ट्रेन बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्सन मैक्सिमम है, क्योंकि बॉन्ड एक दूसरे के अपोजिट है ना, एकदम आमने सामने है। इसको अपन ने बोला एक्लिप्स फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म। और एक्लिप्स फॉर्म है। अब इस एक्लिप्स फॉर्म को मैंने क्या किया, 60 डिग्री से रोटेट किया। धीरे धीरे एक एक करके रोटेट करूंगा, बीच की जो सारी प्रावस्थाएं आएगी 60 डिग्री को रोटेट करने पर, वो सब SQ कहलाएगी। मैंने 60 डिग्री एंगल से इसको रोटेट किया और 60 डिग्री एंगल से रोटेट करने के बाद मेरे पास क्या सीन है देखिएगा। ये मेरे पास फर्स्ट कार्बन है, बैक टू बैक इसके ऊपर फर्स्ट कार्बन, ये न्यूक्लियस से मैंने इसको दर्शाया, और बैक टू बैक इसके ऊपर पूरी तरीके से ढका हुआ C2 कार्बन होगा। ये फर्स्ट कार्बन है और मैं जो बैक वाला कार्बन है उसको फिक्स रख रहा हूं। जो C2 कार्बन है उसको नहीं, किसी को भी एक को रोटेट कर सकता हूं। मैंने C2 को फिक्स रखा, C2 को फिक्स रखा, ये नहीं मेरे पास देखिएगा C2 में मैंने ये कलर रिप्रेजेंट किया है। ये CH3 अपनी जगह पर है, C2 को मैं रोटेट नहीं कर रहा हूं। ये मेरा यहां पर H अपनी जगह पर है और ये H, क्योंकि C2 में इतना ही नजर आएगा। और इस येलो वाले के ठीक ऊपर, कलर से बता रहा हूं, दो अलग अलग एटम है। येलो वाले के ठीक ऊपर दूसरा वाला C2 कार्बन है। एक्चुअल में हम देखेंगे तो कार्बन नजर नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन कोई कलर्ड नहीं होता। एक कार्बन उसके ऊपर ठीक ढका हुआ दूसरा कार्बन है। क्लियर, इस तरीके से। और इसको मैंने 60 डिग्री से रोटेट किया। जो मेरा फ्रंट वाला कार्बन है उसको मैंने 60 डिग्री से रोटेट किया, और जैसे ही मैंने 60 डिग्री से रोटेट किया तो इसके ऊपर मेरा जो कार्बन है येलो वाला, ये येलो कार्बन आ गया इसके ऊपर। C2 के ऊपर C1 कार्बन है और इसमें मैं न्यूक्लियस मेरे को इसकी दिखाई देगी, यहां से रिप्रेजेंट करूंगा। 60 डिग्री से रोटेट कर दिया तो ये इसका H, ये इसका H और ये इसका H। इस तरीके से मैंने इसको यहां तक रोटेट कर दिया। दिस एंगल इज 60 डिग्री, डाइहेड्रल एंगल इसको बोलते हैं। और ये आपका जो फॉर्म है इसको अपन बोलेंगे क्या, स्टैगर्ड फॉर्म, अंतरित या एंटी फॉर्म। ठीक है, इसको एक्लिप्स या मैंने बोला ग्रसित। क्लियर, इस तरीके सेम फिनोमेना जो कि अपन एथेन में देखे थे, सिर्फ इतना सा फर्क आया कि इसमें एक एथिल ग्रुप है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक और एथिल होता तो फर्क पड़ने वाला, जो कि अपन ब्यूटेन में देखेंगे। यहां ये टोटल 3 टाइप के बने। जैसे ये बन गया मेरे पास एक्लिप्स, ये स्टैगर्ड, और बीच की जितनी भी रोटेट करने वाली जो फॉर्म थी, आपको मैंने बताया एंगल चेंज करके थोड़ा थोड़ा, वो सब SQ कहलाती है। मैं अगर ये एंगल 60 डिग्री से थोड़ा कम रोटेट करूं तो वो मेरी जो फॉर्म होगी वो SQ कहलाएगी। तो अगेन आपसे बोले कि प्रोपेन में टोटल कितने कन्फर्मर्स बनेंगे, इन्फिनिटिव। कितने टाइप के बनेंगे, 3। कौन कौन सा, एक्लिप्स, स्टैगर्ड और SQ, 3 टाइप के बनेंगे। और इन दोनों की स्टेबिलिटी के अंदर भी बात करें तो वही, नो डाउट इसमें रिपल्सन ज्यादा है। कौन सा रिपल्सन है, यहां पर है टॉर्सिनल स्ट्रेन।
यहां पर भी टॉर्सिनल स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन मैक्सिमम है, और यहां टॉर्सिनल स्ट्रेंथ मिनिमम है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाएंगे सेम वैसा ही ग्राफ बनेगा जैसा कि एथेन के लिए बनाया था। एक बार दोबारा से ट्राई कर लेते हैं। अब तो आप लाइव भी देख चुके हैं, वीडियो ढंग से समझ चुके होंगे। बात करते हैं, मैं एंगल ऑफ रोटेशन और पोटेंशियल एनर्जी के बीच कर्व बनाऊं। इधर मेरे पास एंगल है, यहां 0 डिग्री या 60 डिग्री या 120 डिग्री या 180 डिग्री या 240 डिग्री, 180 डिग्री और 60 डिग्री, 120 डिग्री डाइहेड्रल एंगल, और यहां पर हो गया 300 डिग्री और यहां पर हो गया 360 डिग्री। पूरा रोटेट करके इसको आप ले आए और देखिएगा अपन ने स्टार्ट किया 0 डिग्री एंगल पर। हमने एकदम एक्लिप्स फॉर्म से स्टार्ट किया था जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी। इधर अपनी पोटेंशियल एनर्जी है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट ले रहा हूं। कोई भी फॉर्म बनाऊंगा तो इसी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वाले पॉइंट को छुएगा वो, और इनके बीच का डिफरेंस था, मैंने बताया 12.3 किलो जूल एथेन के लिए था। इसके लिए वैल्यू थोड़ी डिफर हो सकती है लेकिन वैल्यू लगभग उतनी होगी। और ये 60 डिग्री घुमाने के बाद पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वाली पोजीशन आई। ये 60 डिग्री एंगल के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वाली पोजीशन आई, और फिर 120 डिग्री पर वापस आपका मैक्सिमम वाली पोजीशन आई। ठीक है, यहां पर फिर 180 पर आपकी ये जो मिनिमम वाली पोजीशन है सेम है, वापस वही पोजीशन रिपीट हो रही है। तो मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। क्लियर? तो ये मेरा 180 पर वापस जो है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पर आ गया। ये 180, ये आपका 120 पर ये सीन हुआ, और फिर वापस 240 पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 240 पर, और फिर आपका 160 डिग्री घुमाने पर फिर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और फिर 360 डिग्री पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती। ये 360 डिग्री पॉइंट। इस तरीके से आप देख पा रहे हो हर 60 डिग्री पर पोजीशन रिपीट हो रही है। यहां पर ये सारी पोजीशन जो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, ये सारी पोजीशंस वापस रिपीट हो रही है। इन सारी पोजीशंस को मैं जो नाम दूंगा वो मैं कहूंगा, ये जो सारी पोजीशंस मैंने ऊपर एरो करके रिप्रेजेंट करी है, इन सबको मैं कहूंगा एक्लिप्स फॉर्म, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और रिपल्सन मैक्सिमम और स्टेबिलिटी मिनिमम है। और ये जो जितनी भी अल्टरनेटिवली मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली, ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी मैक्सिमम है। जहां पर रिपल्सन मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपका रिपल्सन मिनिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम होगी, और स्टेबिलिटी जो है मैक्सिमम होगी। इन सारी पोजीशंस को कोई सी भी पोजीशन आप ले लीजिए, इसको हम यहां नाम बोलेंगे स्टैगर्ड, या इसका दूसरा नाम है एंटी फॉर्म। इस तरीके से एंटी फॉर्म बनेगा, और एंटी फॉर्म जो है इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, और इसके जो कन्फर्मर्स है वो एज इट इज सेम है जैसा कि आपका एथेन में था। देयर वाज नथिंग न्यू। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं एक और मॉलिक्यूल की जिसके कन्फर्मर्स की बात करते हैं। ब्यूटेन। चलिए ब्यूटेन की, एन ब्यूटेन की बात करते हैं। एन ब्यूटेन मेरे पास है, और उसके कन्फर्मर आइसोमर्स की बात करते हैं। तो देखिएगा एन ब्यूटेन को मैं अगर सेलेक्ट करता हूं, ये मेरे पास हुआ, यहां पर मैं नंबरिंग करता हूं, ये मेरा 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 और ये 4 होगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज होगी भाई, मैं 1 2 एटम कहूं या 3 4 कहूं तो एक ही बात है, इधर से बात कर लेंगे सेम हो जाएगी। एक पोजीशन तो मेरे पास यहां डिफरेंट ही आ गई कि मैं यहां से रोटेट करता हूं, इस सिग्मा बॉन्ड के अलॉन्ग रोटेट करता हूं या इसके अलॉन्ग रोटेट करता हूं, क्योंकि ये और ये तो सेम ही पोजीशन हो जाएगी।
ठीक है, तो मेरे पास दो पोजीशन, ये पोजीशन फर्स्ट और ये पोजीशन सेकंड। मैं बोलूंगा पहला पोजीशन तो मेरे पास ये हुआ C1 C2 के रेस्पेक्ट में रोटेशन, ठीक है, और ये रोटेशन एज इट इज वैसा ही होगा जैसा एथेन का था, जैसा प्रोपेन का था, और प्रोपेन के जैसा एग्जैक्टली सेम मान लीजिए, जिसके अंदर एक बल्कि ग्रुप है और एक कार्बन पर तीनों हाइड्रोजन लगे हुए। तो इसमें पहले C1 C2 की बात करता हूं, फिर C2 और जो C3 है इनके बीच रोटेशन की बात करूंगा, जो हमारे पास एक नया केस होगा। क्लियर? तो पहले मैंने लिया सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकंड, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया भी था। सिस्टम फर्स्ट की बात करूं, C1 और C2 कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर रोटेशन की बात करूं, ये वाला सिग्मा बॉन्ड अगर रोटेट होता है, तब उस रोटेशन की बात करूं फर्स्ट वाले कार्बन के बीच, तो क्या सीन होगा देखिएगा। मैं बात करूं तो देखिए क्या होगा मेरे पास, जो मैं दोबारा से बना देता हूं इसको। तो मैंने लिया ऐसा कार्बन कार्बन कार्बन, इस कार्बन से मुझे मतलब है 1H और H, और इस पे है H, और अगला मेरे पास ग्रुप है C2H5 ग्रुप। क्लियर? CH2CH3 है, लेकिन इसको इस कार्बन के लिए तो इस पे एक एथिल ग्रुप लगा हुआ है, यूं मान सकते हैं आप। इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन ग्रुप है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और एक एथिल ग्रुप है। सेम वैसे ही जैसे प्रोपेन में एक मैथिल ग्रुप था, कोई फर्क नहीं पड़ना। समझने के लिए मैं प्रोपेन बता देता हूं आपको। प्रोपेन में क्या था, ऐसा था, और इस पर CH3 एथिल ग्रुप था और 2 हाइड्रोजन थे, और इस पर 3 हाइड्रोजन थे, 1 और 3। यहां पर जो मैथिल ग्रुप लगा हुआ है C1 C2 के रेस्पेक्ट में, यहां एथिल ग्रुप लगा हुआ है, और कोई डिफरेंस नहीं है। इसके C1 C2 कार्बन के रेस्पेक्ट में, C1 और C2 कार्बन के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो देखिएगा वही सेम फॉर्म बनेगी मेरी, जो कि मैं उसके लिए बनाता हूं। मैं पहले बनाऊं, पहले मैं इसका एक्लिप्स फॉर्म अगर मैं बनाऊं तो मैं ये कहूंगा कि ये मेरे पास जो है, पहले पीछे वाला कार्बन में फ्रंट वाला कार्बन बना दूं। फ्रंट वाला कार्बन मेरा, पहले बैक वाला कार्बन बना दूं। मैं पिंक कलर ले रहा हूं इसके लिए। बैक वाला कार्बन मैंने बनाया येलो, और इसके अंदर मेरे को यहां न्यूक्लियस नजर नहीं आएगी, बार बार का हिस्सा दिखेगा। बैक वाला जो कार्बन C2 है, इसको मैं ले रहा हूं C2। ये मेरा फ्रंट कार्बन है C1, इधर से मैं देख रहा हूं तो इसके ऊपर 3 ग्रुप लगे हुए। इधर लगा हुआ मेरा C2H5 ग्रुप, और 2 लगे हुए मेरे H और H ग्रुप। ये मेरा इस C2 कार्बन को एक्सप्लेन कर रहा है। C2, इसके ऊपर ये 2 H ग्रुप और एक C2H5 एथिल ग्रुप ये रहा। अब इसके ऊपर आगे रहेगा C1 कार्बन, इसको मैं लूपिंग कलर से, येलो कलर से। तो देखिए ये येलो कलर वाले की फर्स्ट कार्बन की न्यूक्लियस मेरे को नजर आएगी, बैक वाले की नजर नहीं आएगी। ये न्यूक्लियस, और इसमें देखिए तीनों हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर दूसरा हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये जो एथिल ग्रुप है इसके ऊपर भी तीसरा हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका एक्लिप्स्ड फॉर्म है। और यहां पर भी जो रिपल्सन है वो टॉर्सिनल रिपल्सन ही है, क्योंकि C2H5 ग्रुप है एक, लेकिन वो हाइड्रोजन से रिपेल कर रहा है। हाइड्रोजन कोई वंडरवॉल रिपल्सन नहीं लगा रहा, एक वंडरवॉल रिपल्सन लगा रहा है, दूसरा ग्रुप जो है CH वो वंडरवॉल रिपल्सन नहीं लगाता, तो अकेला तो रिपल्सन लगा नहीं सकता। तो यहां पर भी इसकी अनस्टेबिलिटी के पीछे वजह जो है वो टॉर्सिनल स्ट्रेंथ है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और इसका ये हो गया एक्लिप्स्ड फॉर्म। एक्लिप्स्ड फॉर्म, इसको मैं बोलूंगा एक्लिप्स्ड या ग्रसित फॉर्म। ये एक दूसरे से ढका हुआ है, ग्रसित है। क्लियर? अब मैं बात करूं इसका दूसरा फॉर्म जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, उसके अंदर देखिए सबसे पहले मैं बैक वाला कार्बन रिप्रेजेंट करता हूं। ये रहा मेरा बैक वाला कार्बन। बैक वाले कार्बन को मैं रोटेट नहीं कर रहा हूं, C1 को रोटेट कर रहा हूं। तो बैक वाले के अंदर ये C2H5 अपनी जगह है, ये H अपनी जगह है, और ये H अपनी जगह है, तीनों दिख रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं अगर फ्रंट वाले कार्बन C1 को सजाऊं इसके ऊपर, तो ये इसकी न्यूक्लियस जो मुझे दिखाई देगी, और इस कार्बन के ठीक ऊपर ढका हुआ मेरा C1 कार्बन होगा। कार्बन एटम की साइज सेम होती है, तो पूरी तरीके से ढका हुआ होगा, यानी मुझे एक तरीके से फ्रंट वाला कार्बन ही नजर आता है। इसी वजह से कलर से मैंने अलग दिखाने की कोशिश करी है, लेकिन रियल लाइफ में C1 के जस्ट बैक साइड में C2 है, सेम साइज है, तो मुझे सिर्फ C1 वाला कार्बन दिखाई देगा। क्लियर? अब इसको मैंने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया, इस वाले हाइड्रोजन को 60 डिग्री से मैंने रोटेट कर दिया, तो ये हाइड्रोजन मेरे पास आ गया यहाँ, ये CH, ये दूसरा CH, और ये तीसरा CH। ये पूरा बॉन्ड मुझे दिखाई देगा
फ्रंट वाला कार्बन है। इस तरीके से C1 मुझे दिखाई देगा। और ये डाइहेड्रल एंगल जो है आपका 60 डिग्री हो गया, और यहां रिपल्सन जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन है वो मिनिमम हो गया, और यहां आपका बॉन्ड पेयर रिपल्सन मैक्सिमम होगा, टॉर्सिनल स्ट्रेंथ या मैक्सिमम होगा, और यहां टॉर्सिनल स्ट्रेंथ मिनिमम होगी। क्लियर? ये आपका हो गया क्या? स्टैगर्ड फॉर्म। और इसके बीच की ये 60 डिग्री से मैंने इसको रोटेट किया, वापस रोटेट करूंगा तो इस पोजीशन में आ जाएगा। 60 डिग्री से रोटेट करता हूं, सेम पोजीशन आ जाएगी। ये होगी आपकी एक्लिप्स्ड और ये स्टैगर्ड, ये होगी आपकी ग्रसित और ये होगी अंतरित। इसमें मैक्सिमम अंतर से उपस्थित है, इसलिए हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरित। अंतर से उपस्थित है, डिस्टेंस से उपस्थित है। अंतरित फॉर्म इसको बोल दिया ग्रसित फॉर्म। क्लियर? इस तरीके से सेम फिनोमेना है जो कि एथेन में था, जैसा कि प्रोपेन में था। एथेन में क्या था? यहां H था बस। प्रोपेन में क्या था? यहां मेथिल ग्रुप था, और इसमें क्या है? C2H5 ग्रुप है। इसलिए C1 C2 कार्बन के रेस्पेक्ट में अब तक जो अपन ने देखा सिर्फ 3 टाइप के। कौन कौन से? एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और बीच के सारे स्क्यू। क्लियर? अब एक नई टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस अरेंजमेंट्स बनेंगे जब अपन बात करेंगे C2 फॉर्म की। जब मेरे पास बैक वाले कार्बन के पास भी CH3 है और फ्रंट वाले कार्बन के पास भी CH3 होगी, उसको देखते हैं C1 C2 C2 C3 कार्बन के रेस्पेक्ट में। चलिए बच्चों वापस एन ब्यूटेन की बात करते हैं। अब अपने पास वान डेर वाल स्ट्रेन काम करना स्टार्ट करेगी। एन ब्यूटेन ये आपके पास है एन ब्यूटेन, और इसमें मैं इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रोटेट करवा रहा हूं। यानी कार्बन के हिसाब से बात करूं तो ये मेरा नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। नंबर 2 और नंबर 3 के रेस्पेक्ट में रोटेट करा रहा हूं। जरा देख लेते हैं। ये मेरा फ्रंट कार्बन कहलाएगा फ्रंट, और ये मेरा कहलाएगा इसका बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के साथ सीन क्या है जरा अपन देख लेते हैं। फ्रंट कार्बन में के पास क्या है? ये मेरा फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन वाले के पास 3 चीजें हैं, H और एक CH3 ग्रुप। ये रहा जो फर्स्ट कार्बन है, इसके पास भी H और एक CH3 ग्रुप। दो तो इन दोनों का, ये मेरा फ्रंट कार्बन है और ये मेरा बैक कार्बन है। दोनों के ऊपर एक एक CH3 है और 2 H ग्रुप है। ठीक है, अब मैं इनको रोटेट करके इनकी क्या क्या संभावनाएं बना सकता हूं। कॉमन सेंस की बात है, आप जरा देखिएगा। क्लियर? थोड़ा सा छोटा बना रहा हूं और सारी फॉर्म्स को अपन देखने की कोशिश करेंगे। आप देखिएगा, सबसे पहले मैंने बैक वाला कार्बन बनाता हूं। चलिए सबसे पहले मैं जो सबसे लीस्ट स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है, मिनिमम स्टेबल है, उस फॉर्म को लेके आता हूं और फिर 1 बाय 1 रोटेट करेंगे। सबसे पहले मैंने ये मेरा बैक वाला जो कार्बन है, 3rd नंबर का जो कार्बन, इसको ले रहा हूं, जिसको कि बैक वाले कार्बन को मैं पिंक कलर का ले रहा हूं। ये मैंने पिंक कलर का कार्बन लिया, थोड़ी छोटी साइज का। और पिंक वाले कार्बन के ऊपर क्या लगे हुए हैं आप बताइए। ये जो बैक वाला कार्बन, एक CH3 और 2 H। ठीक है, तो ये मैंने यहां से लिया, इतना ही दिखेगा मुझे, CH3, और यहां मेरा है H और ये है H। क्लियर? इसके ऊपर मैं फ्रंट वाला कार्बन जो C2 कार्बन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसके लिए मैं फ्रंट वाले कार्बन के लिए कलर ले रहा हूं येलो, हमेशा यही लेता आ रहा हूं अभी। ये इसकी न्यूक्लियस है। ठीक है, और मैं एक दूसरे के ऊपर सेम ग्रुप के नीचे ढका हुआ है, उस वो वाली फॉर्म ले रहा हूं। तो यहां पर ये मेरे फ्रंट वाला कार्बन के ऊपर पूरी तरीके से ढका हुआ है। पिंक आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा, थोड़ा बहुत नजर आ रहा है तो आप ये मान लीजिए दिखाने के लिए बोला है कि इसके नीचे भी कार्बन है। ये इसको ढका हुआ है, ये CH, ये इसके ऊपर है CH, और बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी। मैं अलग अलग सिर्फ दिखा रहा हूं कि इसके एक दूसरे के ढके में। ठीक है, और इसके ऊपर फर्स्ट कार्बन का भी CH3 के ठीक ऊपर CH3 है, H के ठीक ऊपर H है और H के ठीक ऊपर H है। इसको मैं जो नाम दूंगा, इसको बोलूंगा फुल्ली एक्लिप्स्ड। इसको क्या बोलेंगे? फुल्ली एक्लिप्स। ये फर्स्ट टाइप का आपके पास हो गया, एक टाइप आ गया फुल्ली एक्लिप्स्ड। अब मैं बच्चों इसमें क्या करूंगा, हर 60 डिग्री भी रोटेट करोगे और हम संभावना की बात करेंगे। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इस फ्रंट वाले कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट कर दिया। रोटेट करने से क्या सीन बनेगा दोबारा से देखिएगा। सबसे पहले मैं बैक वाला कार्बन बनाता हूं, ये रहा मेरा बैक वाला कार्बन।
ठीक है भैया। और इस पर मैंने बैक वाले को रोटेट नहीं किया, तो बैक वाले का ये CH3 रहा, ये H रहा और ये H रहा, सब अपनी अपनी पोजीशन पर है। और येलो वाले कार्बन को, फर्स्ट कार्बन को मैंने रोटेट कर दिया, तो ये इसकी न्यूक्लियस रही, कार्बन के ऊपर कार्बन आएगा, ठीक है। और मैंने इसको रोटेट कर दिया इन द सेंस कि ये जो CH3 है ये 60 डिग्री से रोटेट होके यहां आ गया, ये येलो वाले का CH3 आपके पास यहां पहुंच गया, ठीक है। और H जो है, यहां जो H था वो रोटेट होके यहां पहुंच गया H, और ये जो रोटेट था H पहुंच के यहां पहुंच गया, इस तरीके से आ गया। क्लियर? तो ये मेरे पास दूसरी फॉर्म आई। अब इसको मैं नाम दूंगा, अभी रुकिएगा। ये मेरे पास सेकंड फॉर्म आ गई। मैं फिर से इसको रोटेट करता हूं, इसको फिर रोटेट करता हूं, और एक मेरे पास और फॉर्म आएगी। देखिएगा, थोड़ा छोटा साइज अपन बनाते हैं। थर्ड फॉर्म मेरे पास आई, इसमें मैं ये मान रहा हूं पीछे वाला कार्बन मेरे को जो पिंक कलर वाला दिखाई नहीं दे रहा, बना दिया, और ये है। अब ये मैंने फिर 60 डिग्री से रोटेट किया, 60 डिग्री से रोटेट किया, अगेन 60 डिग्री से रोटेट किया। रोटेट करते क्या होगा, देखो ये CH3 इस H के ऊपर आ जाएगा। पीछे वाला मैं घुमा नहीं रहा हूं, ठीक है। पीछे वाला अगर मैं घुमा नहीं रहा हूं तो देखिएगा, पीछे वाला तो मैं एज इट इज अपनी जगह बना देता हूं। ये CH3, यहां पर ये आपका पीछे वाला कार्बन है, तो पिंक कलर CH3 H, और ये H अपनी जगह है। और फ्रंट वाला येलो कार्बन है, कार्बन कोई येलो नहीं होता, बस मैं सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा हूं। चला भाई, चलिए। अब इसके ऊपर क्या होगा, ये रोटेट होके इसके ऊपर आ गया, मतलब ये वाला जो CH3 यहां आ गया, ये इसकी न्यूक्लियस, ये CH3 यहां पर, ठीक है। ये H इसके ऊपर आ गया, H, और उसका जो CH3 है उसके ऊपर ये H आ गया, H। यानी ढका हुआ तो है, लेकिन सबसे बड़े ग्रुप से सबसे बड़ा ग्रुप नहीं ढका हुआ है। इसके अंदर आपकी वॉन्डरवॉल स्ट्रेन नहीं होगी, इसमें टॉर्सिनल स्ट्रेन होगी। ये भी एक्लिप्स है, लेकिन उतना बुरा ढका हुआ नहीं है। यहां पर क्या देखिएगा, ये जो दो ग्रुप है इनको ध्यान से देखिए, CH3 के नीचे CH3 है, इसके अंदर वॉन्डरवॉल स्ट्रेन लगेगी, और टॉर्सिनल स्ट्रेन और वॉन्डरवॉल स्ट्रेन में से वॉन्डरवॉल स्ट्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग, मैंने आपको बताया। क्लियर? तो ये वॉन्डरवॉल जो स्ट्रेंथ है, जिसकी साइज बड़ी है, वॉन्डरवॉल रिपल्शन लगेगा इसमें वॉन्डरवॉल रिपल्शन नहीं लगेगा, क्योंकि CH3 के नीचे H है। वॉन्डरवॉल रिपल्शन लगने के लिए जो दोनों ग्रुप हैं जो कांटेक्ट में हैं, उनके अंदर साइज हाइड्रोजन से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का वॉन्डरवॉल रिपल्शन अपन 0 मानते हैं। क्लियर? इसको मैं नाम दूंगा, ढका हुआ तो है, लेकिन उतना बुरी तरीके से ढका हुआ नहीं है जितना यहां है। इसलिए जो थर्ड मेरा बना है, इसको मैं बोलूंगा क्या, इसको मैं बोलूंगा पार्शियली एक्लिप्स्ड। इसको अपन बोलेंगे, पूरा नहीं है, पार्शियली एक्लिप्स्ड। क्लियर? ये थर्ड फॉर्म बनी। और चौथी और देखिए लास्ट फॉर्म, देखिएगा, चौथी और लास्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस तरीके से भी इधर जा सकता है। चौथी फॉर्म अपन बनाते हैं, ये बैक वाला कार्बन लिया मैंने, ये लीजिए आपका C2, पीछे वाला कार्बन, बैक वाला कार्बन C3 जिसको अपन नाम दिया था, इसमें अपने इसको अपन घुमा ही नहीं रहे। ये CH3 अपना जगह पर है, ये H अपने जगह पर है, पीछे वाले को अपन बिल्कुल नहीं छेड़ रहे, सिर्फ आगे वाले को रोटेट कर रहे। और मैंने इसको फिर से 60 डिग्री से रोटेट किया है, और 60 डिग्री से रोटेट करने पर मेरे पास जो फॉर्म आई बच्चों, उसको ध्यान से देखना। ये मैंने लिया येलो कार्बन फ्रंट वाला, इसके ऊपर कार्बन को तो कार्बन पूरा ढक देगा, और इसको रोटेट किया। देखिएगा, रोटेट करेंगे तो क्या होगा, फ्रंट वाले का CH3 रोटेट होकर यहां आ जाएगा, ये H यहां पहुंच जाएगा बीच में, और ये H यहां पहुंच जाएगा। तो देखिए ये पूरा दिखेगा मेरे पास, ये CH3 आ गया फ्रंट वाले का, ये CH3 उठ के यहां आ गया, ये H यहां पहुंच गया, ये H, और ये H यहां पहुंच गया। इसके अंदर आप देखें तो जो सबसे बड़े ग्रुप है, जिसको सीनियर मोस्ट अपन ग्रुप कहते हैं, जो मेजर रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वंडरवॉल रिपल्शन मेन रोल प्ले करेगा, सबसे ज्यादा रिपल्शन दर्शाने वाले ग्रुप एक दूसरे के जस्ट एंटी है। इसको अपन बोलेंगे क्या, फुल्ली स्टेगर्ड या एंटी फॉर्म। इसको अपन बोलेंगे एंटी, या फिर फुल्ली की जरूरत नहीं है, इसको अपन बोलेंगे स्टेगर्ड,
एंटी और स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म देखिए, तो चार तरह का फिनोमेना आया। एक में बल्कि ग्रुप एक दूसरे को पूरी तरीके से ढके हुए हैं, फर्स्ट वाला CS3, फर्स्ट वाला आपको बता देता हूं, देखिएगा फर्स्ट वाला ग्रुप है जिसमें सबसे बल्कि ग्रुप जो है, सबसे बड़े ग्रुप जो है, बड़े ग्रुप जिनके बीच वैन डर वाल्स रिपल्शन लगने वाला है, वो ग्रुप एक दूसरे को पूरी तरीके से ढके हुए हैं, ठीक है। इसको अपन ने बोला फुली एक्लिप्स्ड, ठीक है। दूसरे वाले में क्या कि एक दूसरे से दूर है लेकिन उतने दूर नहीं है जितने कि चौथे के अंदर है। आप देखिएगा दूसरे और चौथे को, तो देखिएगा इसमें ढके हुए नहीं है, ढके हुए नहीं है, ग्रुप दूर दूर है। इसमें जो सबसे बल्कि ग्रुप है वो एकदम मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। और सेकंड वाले में क्या, देखो फर्स्ट का कंपैरिजन करना थर्ड से और सेकंड का करना फोर्थ से, क्लियर। तो यहां सबसे बड़े बल्कि ग्रुप है एकदम एंटी फॉर्म में, अपोजिट है, और यहां दूर दूर है लेकिन जो सबसे बड़े ग्रुप है वो इतने दूर नहीं है, एक दूसरे से केवल 60 डिग्री पर है, और यहां एक दूसरे से 180 डिग्री पर है। यहां जो बल्कि ग्रुप है उनके बीच में 180 डिग्री एंगल है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रिपल्शन कम होगा, तो ये मैक्सिमम स्टेबल होगा। इसके बाद में बारी आएगी सेकंड की, क्लियर। तो सेकंड वाले को अपन बोलते हैं गॉस फॉर्म, सेकंड वाला जिसको मैं पार्शियली स्टेगर्ड भी कह सकता हूं समझने के एंगल से, यानी पूरी तरीके से स्टेगर्ड नहीं है, एक दूसरे से दूर दूर नहीं है, अंतर से तो है लेकिन फुल अंतर से नहीं है, इसलिए इसको मैं कहूंगा, वैसे अलग से टेक्निकल नाम है गॉस, लेकिन वैसे पार्शियली स्टेगर्ड भी अपन कह सकते हैं। तो इसका नाम हुआ सेकंड, मतलब मेरे पास जो ये सेकंड फॉर्म है इसको मैंने नाम दिया गॉश, GAUCHE, गॉश फॉर्म, ठीक है। तो मेरे पास गॉश और एंटी फॉर्म में से एंटी वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि गॉश के अंदर आप देखें दूर दूर है लेकिन बल्कि ग्रुप केवल 60 डिग्री से दूर है, 60 डिग्री एंगल से, 60 डिग्री एंगल से दूर है, 60 डिग्री एंगल से। और जो मेरे पास एंटी फॉर्म है, यहां पर आप CS3 और CS3 के बीच एंगल देखेंगे तो वो 180 डिग्री है, 60 डिग्री से आपने 3 बार घुमा दिया, 60 फिर 60 और फिर 60, है ना, 3 बार घुमा दिया, 180 डिग्री का डिफरेंस है, आप देख पा रहे हो एक दूसरे के एंटी है। तो मैक्सिमम स्टेबल हुआ फोर्थ फॉर्म जिसको अपन ने नाम दिया एंटी और स्टेगर्ड। उसके बाद जिसमें ग्रुप दूर दूर है वो आपका है गॉश फॉर्म। अब ये दो फॉर्म ऐसी है फर्स्ट और थर्ड जिसमें ढके हुए हैं, कोई किसी से ढका हुआ है। फर्स्ट और थर्ड को अगर मैं बच्चों कंपेयर करूं तो आप खुद देखिएगा, कॉमन सेंस की बात है, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड पे फोकस करिएगा। अगर फर्स्ट और थर्ड को मैं कंपेयर करूं तो फर्स्ट ग्रुप और थर्ड ग्रुप में क्या है, ये हर कोई किसी न किसी से ढका हुआ है, ओवरलैप्ड है, बट यहां बल्कि ग्रुप्स आपस में ओवरलैप्ड है, यहां बल्कि नहीं है। CS3 और H आपस में ढके हुए हैं, CS3 और H ढके हुए हैं, H और H ढके हुए हैं। यहां आप देखें तो CS3 से ढका हुआ है, और जब बल्कि ग्रुप है तो यहां पर ये इस जगह पर आपकी लगेगी वैन डर वाल्स स्ट्रेन या वैन डर वाल्स रिपल्शन। जब यहां लगेगी टॉर्सिनल, इसमें क्या होगा, यहां भी टॉर्सिनल और यहां भी टॉर्सिनल स्ट्रेन, मेन स्ट्रेन होगी। यहां वैन डर वाल्स लगा सकता था CS3, लेकिन दूसरा उसके ऊपर जो ढका हुआ है वो CH है। जो CS3 है वो एक तो बल्कि है लेकिन दूसरा हाइड्रोजन ऐसा है जो बल्कि नहीं है। तो CS3 हाइड्रोजन से बड़े किसी भी ग्रुप के साथ वैन डर वाल्स रिपल्शन लगा सकता था, लेकिन एक CS3 और दूसरा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कोई भी वैन डर वाल्स रिपल्शन नहीं लगाता। तो यहां भी मैं बोलूंगा टॉर्सिनल और टॉर्सिनल स्ट्रेन, इसके अंदर यह वैन डर वाल्स स्ट्रेन है, और वैन डर वाल्स स्ट्रेन टॉर्सिनल स्ट्रेन से ज्यादा डोमिनेंट है। ये तो हुई बात टेक्निकल भाषा में, देसी भाषा में समझो। तो यहां देखो बॉन्डिंग के हिसाब से अपन बात करें तो यहां बड़े ग्रुप जो है जिसके कारण स्टेरिक एंट्रेंस लगती है, स्टेरिक एंट्रेंस वाले एक दूसरे को ढके हुए हैं तो उनमें तगड़ा रिपल्शन होगा, दूर हट, क्लियर। और यहां स्टेरिक एंट्रेंस नहीं है, क्योंकि स्टेरिक एंट्रेंस कब लगती है, जब कोई थर्ड ग्रुप का एलिमेंट हो या उसे बड़ी साइज का हो या मल्टी एटॉमिक ग्रुप हो, है ना। अकेला CS3 है, दूसरा मल्टी एटॉमिक नहीं है, तो यहां वैन डर वाल्स रिपल्शन नहीं लगेगा, स्टेरिक एंट्रेंस नहीं लगेगी। और स्टेरिक एंट्रेंस या वैन डर वाल्स रिपल्शन नहीं लगेगा, स्टेरिक एंट्रेंस नहीं लगेगी, तो इसके कंपैरिजन में ये भी कम स्टेबल है। बाकी के लोगों जिनमें ग्रुप्स दूर है उसकी तुलना में तो ये लेस स्टेबल है, बट इसकी तुलना फर्स्ट की तुलना में थर्ड जो है मोर स्टेबल है, क्योंकि यहां पर सबसे गंदा, सबसे भयंकर वाला रिपल्शन है। तो अगर मैं स्टेबिलिटी के हिसाब से बच्चों बात करूं तो देखिएगा, मैं यूं लिखूंगा स्टेबिलिटी के हिसाब से, तो देखिए स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, जहां रिपल्शन की बात होगी उसका उल्टा स्टेबिलिटी हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ आपका एंटी फॉर्म, जिसमें CS3 एक दूसरे से 180 डिग्री दूर है, और दूसरे नंबर पे हो गया आपका गॉश फॉर्म,
जिसके अंदर CH3 बल्कि ग्रुप 60 डिग्री से दूर पर है, और उसके बाद अपने पास हो गया पार्शियली एक्लिप्स्ड, और सबसे लेस स्टेबल हो गया फुल्ली एक्लिप्स्ड। जो फुल्ली एक्लिप्स्ड है वो आपका सबसे लेस स्टेबल है। ये एनर्जी की साथ बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एंटीफॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी, उससे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी गॉस की, उसके बाद पार्शियली एक्लिप्स्ड की, और उसके बाद फुल्ली एक्लिप्स्ड की आपकी जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी फुल्ली एक्लिप्स्ड की सबसे ज्यादा होगी, और ये बात ही हमारे को पोटेंशियल एनर्जी और डाइहेड्रल जो घुमाने वाला एंगल है कार्बन कार्बन का, उसके अंदर ग्राफ बनाना है। जरा देखते हैं, फिर आपको बैक से वापस बताऊंगा। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, यहां पर ग्राफ में मैं ले रहा हूं, मेरे पास इधर है डाइहेड्रल एंगल, DHA डाइहेड्रल एंगल इस तरफ चेंज हो रहा है, और इस तरफ मेरे पास ग्राफ में है पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? और मैंने स्टार्ट किया था सबसे लेस स्टेबल वाला जो था CH3 एक दूसरे से पूरी तरीके से ढका हुआ, उस फॉर्म से स्टार्ट किया था। क्लियर? तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी। और इसके बाद जैसे ही मैंने 60 डिग्री से घुमाया था तो मेरे पास CH3 दूर आए थे, ठीक है, CH3 दूर आए थे और गॉस फॉर्म आई थी। वापस से मैं दिखा दूंगा ले जा करके, ये गॉस फॉर्म है, और गॉस फॉर्म के बाद फिर मैं लेके आया तो मेरे पास पार्शियली एक्लिप्स्ड था, जिसके अंदर CH3 और CH3 एक दूसरे से नहीं ढके हुए थे, CH3 और H ढके हुए थे। और उसके बाद में और लेके आया तो पार्शियली एक्लिप्स था। पार्शियली एक्लिप्स के बाद मेरे पास चौथी फॉर्म वो आई थी जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, यानी मेरी जो वैल्यू थी वो जिसमें CH3 एकदम 180 डिग्री पर थे, CH3 180 डिग्री पर थे। ठीक है, बात को ध्यान से समझना है ना। तो ये इसकी चौथी जो मेरे पास फॉर्म थी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, तो ये मैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी लेके आ गया। ठीक, उसके बाद अगर मैं वापस फर्दर रोटेट करूं तो मेरे पास फिर से CH3 और H जो है गॉस फॉर्म आ जाएगी। ये गॉस फॉर्म की कंडीशन आ गई। एक ये स्टेज होगी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, स्टेबिलिटी मिनिमम है, और दूसरे नंबर पर ये फॉर्म होगी जहां पर पार्शियल एक्लिप्स की फॉर्म है, पार्शियल एक्लिप्स की कंडीशन है, और फिर मेरे पास गॉस फॉर्म आएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी का सिनेरियो है। और फिर मेरे पास नेक्स्ट जो सिनेरियो आएगा मेरे पास फिर से सीन आएगा और सेम सीन वहीं पर आप देखिए एंगल 360 पर घूम के आप वापस वहीं पहुंच जाओगे। यहां पर एंगल 0 था, ये एंगल आपका 60 डिग्री हुआ, ये आपका एंगल 120 हुआ, 180 हुआ, 240 हुआ, 300 हुआ, 300। और देखिएगा थोड़ा सा मैं इसको रफ करूंगा, क्योंकि 360 डिग्री पर 300 हुआ और 360 डिग्री पर वापस वही सिनेरियो पहुंचने वाला है। नेक्स्ट स्टेज अपने पास 360 डिग्री है, ये आपके पास हो गया 360 डिग्री पर वापस वही पोजीशन आ गई जो सबसे पहले थी। क्लियर? तो ये मेरे पास यहां जो सबसे पहले मैं रिप्रेजेंट करूं,
ये पोजीशन जो 0 डिग्री पर है, इसको मैं नाम दूंगा 0 डिग्री पर या 360 डिग्री पर वापस लौट करके आई है, इसको मैं नाम दूंगा फुल्ली एक्लिप्स्ड, फुल्ली एक्लिप्स्ड, ठीक है, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है और स्टेबिलिटी मिनिमम है। उसके बाद जैसे 6 डिग्री से घुमाया था, ये मेरे पास फर्स्ट पोजीशन आई थी, सेकंड पोजीशन आई थी, सेकंड पोजीशन के अंदर जिसको अपन ने नाम दिया था ये सेकंड है, यहां पर भी सेकंड कंडीशन है, और सेम वापस यहां पर भी आपकी जो है ये सेकंड, सेम पोटेंशियल एनर्जी सेकंड कंडीशन है। इसको अपन नाम देंगे गॉश। 60 डिग्री पर गॉश है और 300 डिग्री पर भी गॉश है। फिर आप देखेंगे रिपल्सन है, लेकिन उतना नहीं है जितना ये। यहां पर आपके पास जो ये थर्ड स्टेज आई थी जिसको अपन ने नाम दिया था, ये भी थर्ड स्टेज है और ये भी थर्ड स्टेज है, इनको अपन ने नाम दिया था पार्शियली एक्लिप्स्ड, पार्शियली एक्लिप्स्ड, क्लियर। और ये जो फॉर्म है आपकी, ये भी थर्ड स्टेज थी सेम, और ये जो स्टेज है मेरे पास फोर्थ है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी आप देख पा रहे हैं, देखिए सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है ग्राफ के अंदर। इसको मैंने यहां पर नाम दिया था एंटी या स्टैगर्ड, क्लियर, एंटी या स्टैगर्ड फॉर्म, क्लियर। इस तरीके से ये मेरे पास पहले फर्स्ट पोजीशन, फिर यहां पर मेरे पास गॉश आया, फिर पार्शियली एक्लिप्स्ड आया, और फिर मेरे पास एंटी फॉर्म आया। फिर यही सीन वापस रिपीट होता रहा। 180 डिग्री तक ये सीन हुआ, एक राउंड में 180 डिग्री मैंने सारा घुमा दिया, और फिर 180 डिग्री आगे किया तो वापस वही चीजें रिपीट होते हुए फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है। एक बार दोबारा डायग्राम की तरफ ऊपर चलिएगा, देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री के अंदर CS3 पूरा ढका हुआ है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम फर्स्ट। जैसे 60 डिग्री से घुमाया, ये मेरे पास गॉश फॉर्म आ गया जो कि अपन ने वहां बनाया था, सेकंड हाईएस्ट स्टेबल थिंग्स। उसके बाद मेरे पास पार्शियली एक्लिप्स्ड फॉर्म आया, थर्ड नंबर की स्टेज जो सेकंड मिनिमम स्टेबल, और उसके बाद फोर्थ आया जो कि मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, ठीक है। यही फॉर्म अपन ने ग्राफ में बनाया, देखिएगा स्टेबिलिटी के हिसाब से। मेरे पास अगर बात करूं, सबसे पहले ये सबसे मिनिमम स्टेबल वाली बात आई, ठीक है। उसके बाद मेरे पास गॉश आया, उसके बाद मेरे पास पार्शियली एक्लिप्स्ड आया, उसके बाद सबसे मिनिमम एनर्जी वाला मेरे पास एंटी स्टेज आई। क्योंकि आप इतना बात ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है तो ये ग्राफ आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं या चेक कर सकते हैं बने हुए को। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, है ना, जिसकी एनर्जी मिनिमम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, हम हमेशा से बात करते आए हैं, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म एंटी फॉर्म। अब आपसे पूछे कि कमरे के ताप पर एन ब्यूटेन C2C3 कार्बन के रेस्पेक्ट में कौन सी फॉर्म में रहेगा, तो आप कहोगे किसी भी फॉर्म में रह सकता है, क्योंकि सारी फॉर्म रोटेट होती रहती है। क्योंकि इनको रोटेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो -250 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होने पर पॉसिबल नहीं होगी, उससे ऊपर होगी तो पॉसिबल हो जाएगी। ये सारी एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी फॉर्म किससे ज्यादा स्टेबल है और कौन सी फॉर्म किससे कम स्टेबल है, दैट्स इट, क्लियर। तो ये एन ब्यूटेन की थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा, आपसे क्वेश्चन करते हैं और आप समझने की प्रयास कीजिएगा कि किस तरीके से हम हमारे आईक्यू को यूज करके सिर्फ वंडर वॉल रिपल्शन आपको देखना है। आपसे एक क्वेश्चन अपन करते हैं, देखिएगा। मैंने आपको बोला मेरे पास एक ब्यूटेन है, लेकिन उस पर एक मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, 2 मैथिल ब्यूटेन है, और उसकी मुझे आप सिर्फ मोस्ट स्टेबल फॉर्म बता दीजिए, ठीक है। मेरे पास कंपाउंड क्या है, देख लीजिए, मैं कंपाउंड बनाता हूं। मेरे पास कंपाउंड है C और यहां पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, ये भी CH3 होगा, ये H है, और ये H और H है, और ये CH3 है। और यहां पर मैं जो आपका रोटेशन करवाऊंगा वो C1 और C2 कार्बन, C1 और C2 कार्बन के रेस्पेक्ट में आपको रोटेट कराना है, और आपको ये बताना है कि इस कंपाउंड का मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा। तो जरा अपन सोचते हैं, ये मेरा फ्रंट कार्बन हुआ देखिए, और ये मेरा बैक कार्बन हुआ। तो सबसे पहले फ्रंट कार्बन, सबसे पहले अपन बैक कार्बन बनाते हैं, ठीक है। बैक कार्बन में हमेशा पिंक से बनाता हूं, ये बैक कार्बन, ठीक। और बैक कार्बन के ऊपर मैंने क्या लगाया, मेरे पास एक तो है CH3 ग्रुप, ये रहा CH3 भाई, और 2 है मेरे पास H ग्रुप, मैंने लगा दिए बैक वाले कार्बन को, H और CH3,
ठीक है बच्चों। अब मुझे मैक्सिमम ग्रुप जितने बड़े बड़े बल्कि ग्रुप है, जैसे इसके ऊपर बल्कि ग्रुप क्या था, सिर्फ मैथिल, इसके ऊपर 2 बल्कि ग्रुप है, मैथिल और एक हाइड्रोजन, उनको मैक्सिमम डिस्टेंस जो दे सकता हूं वो देनी है, वही मेरी सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी। क्योंकि बल्कि ग्रुप में दूरी सबसे ज्यादा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस या वंडर वाल रिपल्सन कम, और रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। इतनी बात है, जो बॉन्डिंग का फंडा वही अपने को यहां यूज लेना है, ठीक है बच्चों। इसलिए तीनों सब्जेक्ट का नॉलेज अपने को एक साथ कम्युलेटिवली यूज करना होता है। अब अपन बात करें बच्चों, मेरे को C1 कार्बन बनाना है, 1 वाला कार्बन, तो मैं कलर कौन सा लूंगा, फर्स्ट के लिए मैं हमेशा येलो कलर, तो कार्बन को ढक देगा, साइज सेम होगी, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे वाला कार्बन, ये C1 कार्बन फ्रंट वाला कार्बन है, और ये इसकी न्यूक्लियस आपको दिख रही होगी, ठीक है, ये इसकी न्यूक्लियस दिख रही होगी, क्लियर। अब देखिएगा इसके ऊपर 2 CH3 ग्रुप है, और मुझे क्या करना है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म ड्रॉ करनी है। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास जो CH3 है, एक CH3 जो मैं मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाऊंगा ही, इन दोनों में से कोई सा एक, और दूसरा जो CH3 है या तो इसके पास आएगा या इसके पास, किसी एक के पास तो आएगा, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, और एक मेरे पास जो है हाइड्रोजन होगा। इसके अलावा मैं कोई और बेस्ट पोजीशन नहीं बना सकता, ठीक है। यही मेरी जो है बेस्ट पोजीशन होगी, जिसमें ये CH3 और ये CH3 आपके एकदम एंटी है, और ये इसके साथ 180 डिग्री पे। इसके अलावा मैं कोई भी इसको रोटेट करके यहां लाता हूं तो ढक जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी आप चीज पोजीशन बनाओगे तो उस पोजीशन के अंदर इससे कम रिपल्शन आप नहीं कर सकते। तो ये मेरी बेस्ट पोजीशन स्टेबल हुई। एक और एग्जांपल इसके पैरेलल में लेते हैं, तब आप चीजें समझ पाओगे। देखिएगा मैंने एक और एग्जांपल लिया, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन है, ये कंपाउंड लिया मैंने, कार्बन CH3 और यहां भी CH3 है और यहां भी CH3 है। और मेरा क्वेश्चन क्या है, इस कंपाउंड की मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर स्ट्रक्चर बनाइए। इस कंपाउंड की मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर स्ट्रक्चर आपको बनानी है, क्लियर बच्चों। तो देखिएगा, और कौन से कार्बन के रेस्पेक्ट में, कार्बन 2 और 3 किधर से भी काउंटिंग कर लो, कार्बन सेकंड और थर्ड है उसके अलॉन्ग रोटेट करना है और मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है। तो देखिएगा फिर से मैं ले रहा हूं, सबसे पहले मैं मेरा बैक कार्बन बना रहा हूं, जो थर्ड वाला कार्बन ये बैक है, और ये इधर से मेरा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आंख इधर से देख रही है, तो मेरा फ्रंट कार्बन हो गया, और ये उसके पीछे वाला बैक कार्बन होगा। बैक कार्बन मैंने बनाया, और बैक कार्बन के अंदर देखिएगा सबसे पहले मैंने बैक कार्बन बनाया, और बैक कार्बन में देखिए जो थर्ड नंबर का कार्बन है ये मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने ड्रॉ किया, और इसको ड्रॉ करके इस पे लगे हुए 2 CH3 ग्रुप है उनको मैंने ड्रॉ कर दिया कहीं भी। ये मेरा CH3 ग्रुप हुआ, ठीक है। इसके बगल में ये CH3 ग्रुप हुआ, और ये मेरा तीसरा H हुआ। देखिए इस कार्बन पे क्या है, एक तो H है और 2 CH3 मैंने लगा दिया। अब मैं जो फ्रंट वाला इसके आगे वाला जो कार्बन है उसको इसके ऊपर ड्रॉ करता हूं, तो कार्बन को तो कार्बन ढक लेगा, ये लो भाई, दिखेगा नहीं आपको, ये इसकी न्यूक्लियस आपको दिखाई देगी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे की सिद्ध में, सिर्फ सामने वाले कार्बन की दिखाई देगी। देखिए ये इसकी न्यूक्लियस। अब मेरे पास इसके ऊपर भी 2 CH3 है और एक H है, और उनको अधिकतम दूरी पर रखना है ताकि रिपल्सन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो ये तो कंफर्म है कि एक CH3 के सामने CH3 आएगा, और इसके पास भी एक और CH3 है। अब बात ध्यान से सुनना, उसके लिए 2 पोजीशन है मेरे पास। एक तो ये है, मैं दोनों पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूं, एक तो ये है कि मैंने यहां लगा दी CH3 और यहां लगा दिया H, ये कर सकता हूं। दूसरा मैं इसके पैरेलल बना रहा हूं, देखिए जो अपन गलती कर सकते हैं। दूसरा देखिएगा, मैंने ये फर्स्ट कार्बन लिया, फर्स्ट कार्बन में कोई चेंज नहीं, ये CH3, ये CH3 और ये H, ठीक है। और इसके ऊपर मैं दूसरा कार्बन बना रहा हूं, फ्रंट वाला। तो देखिए मैंने ये फ्रंट कार्बन इसके ऊपर बनाया, CH3 मेरे को बनाना ही है इसके सामने, ये फर्स्ट CH3, और मैंने क्या किया, गलती से ये CH3 साइड में आना ही था, इधर ले लिया और इधर H ले लिया, ठीक है। इसमें भी CH3 के सामने एंटी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरा जो CH3 है वो कहां लगाना है उसकी बात है। ये मेरे पास फर्स्ट है और ये सेकंड स्ट्रक्चर है। आप गौर से देखें तो इन दोनों में से कौन सी ज्यादा स्टेबल है, तो देखिए इन दोनों में तो सेम रिपल्सन है,
लेकिन यहां ये दो CH3 है, ये भी 180 डिग्री पर है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। इसमें अपन ने गलती क्या कर दी कि ये CH3 भी 60 डिग्री पर इसके साथ, और ये CH3 इसके साथ भी क्या है 60 डिग्री पर है। तो दोनों CH3 के बीच में एक CH3 आ गया, यहाँ रिपल्सन ज्यादा है, जबकि यहाँ क्या है एक CH3 के बगल में दूसरा CH3 है, लेकिन इस CH3 के साथ दूसरा CH3 बहुत डिस्टेंस पर है। क्लियर, यहां 60 डिग्री का रिपल्सन, यहां 60 डिग्री का, लेकिन दोनों बल्कि ग्रुप के बीच में तीसरा बल्कि ग्रुप नहीं फंसा हुआ है। एक बल्कि के बगल बल्कि, लेकिन इधर बल्कि नहीं है, नॉन वंडर वाली ग्रुप है। एक बल्कि के बगल में बल्कि है, लेकिन इधर नॉन वंडर वाली ग्रुप है। तो अपने को क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड में से इस कंपाउंड की जो फर्स्ट फॉर्म है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। CH3 के सेम सामने CH3 और ये मैक्सिमम डिस्टेंस, क्योंकि इसके इस तरफ जो है वंडर वाली ग्रुप नहीं है और इसके इस तरफ जो है वंडर वाली ग्रुप नहीं है। जबकि यहां देखें बीच वाला जो CH3 वो सबसे ज्यादा रिपल्सन फील कर रहा है, दिस वन। इसके इस तरफ भी वंडर वाल रिपल्सन है, इसके इस तरफ भी रिपल्सन है, क्योंकि यहां और यहां रिपल्सन तो कॉमन है, और इनके बीच में भी रिपल्सन यहां पर भी है, इनकी और इनके बीच में रिपल्सन वो तो यहां पर भी है। डिफरेंस बात क्या है कि जो बीच वाला ग्रुप है इसके एक तरफ से तो वंडर वाल स्ट्रेन है, एक तरफ तो वंडर वाल स्ट्रेन है, लेकिन दूसरी तरफ वंडर वाल स्ट्रेन नहीं है। जबकि इस एग्जांपल में क्या है, इस वाली स्ट्रक्चर में क्या है कि जो बीच वाला जो आपका येलो कलर वाला CH3 दिख रहा है, इसको दोनों तरफ से वंडर वाली की स्ट्रेन लग रही है और दोनों तरफ से वंडर वाल रिपल्सन है, तो ज्यादा रिपल्सन है, और रिपल्सन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो फर्स्ट और सेकंड आपके सामने इमेज बना के इस कंपाउंड की दे रखी हो, तो आप निश्चित तौर पर देख करके कह सकते हो ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो मोस्ट स्टेबल होगी। इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं। और तो एन ब्यूटेन के अंदर कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा रखा हो, आप 2-3 के अलोंग रोटेट करते हो, तो एंटी फॉर्म या स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो मोस्ट स्टेबल होता है। दूसरे नंबर पे गॉश होता है, फिर पार्शियली एक्लिप्स्ड होता है, और फुल्ली एक्लिप्स्ड सबसे लेस स्टेबल होता है। क्लियर। बट बच्चों ये सब किस वजह से, रिपल्सन की वजह से, कोई परमानेंट सार्वभौमिक सत्य नहीं है। अगर स्टेबिलिटी की कोई और वजह आ जाए तो हो सकता है ये सीक्वेंस चेंज भी हो जाए। जैसे मैं बात करता हूं स्पेशली जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप सब जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सीन आकर के ये सीन बदल भी सकता है। देखिएगा कुछ प्यारे से एग्जांपल लेते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है? 3 और मोर देन 3 वाला एटम किसके साथ बनाता है? अगेन 3 और मोर देन 3 वाले एटम से जुड़े हुए एक्टिव हाइड्रोजन से। एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए और वो 3 और मोर देन 3 वाले के कांटेक्ट में आना चाहिए, तो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जैसे मैं बात करता हूं, मेरे पास कोई एक ये ग्रुप है CC, ठीक है, और मेरे से अगर बोला जाए कि भाई ये CH है, H यहां पर मैंने F लगा दिया और यहां H और H है। इसके लिए आपसे बोला जाए यहां पर मैंने H नहीं लगाया, यहां पर मान लीजिए मैंने Cl लगा दिया। क्लियर। तो इसके लिए आपसे पूछे कि यहां नो डाउट चारों चीज बनेगी। इस वाले कार्बन, ये मेरा ये कार्बन है और इनके दोनों के अलोंग रोटेट करूंगा तो वही चारों फॉर्म बनेगी। एक केस में ये होगा कि बड़े बल्कि ग्रुप जो फ्लोरीन क्लोरीन पूरी तरीके से एक दूसरे को ढके हुए हैं, फुली एक्लिप्स, पार्शियली एक्लिप्स, और गॉश और आपका स्टेगर्ड या एंटी। तो मुझे अगर स्टेबिलिटी की बात करें कि गॉश और एंटी में से, तो आपको पता है, देखा आप खुद देख लीजिए यहां पर क्या बनेगा। गॉश की अगर मैं बात करूं तो गॉश में क्या होगा, यहां पर फ्लोरीन है, H और H है, और पीछे वाले कार्बन में क्या है, यहां पर पीछे वाले कार्बन में यहां पर क्लोरीन है और यहां H और H है। ये आपका गॉश फॉर्म हो गया, ठीक है। तो और एंटी फॉर्म में क्या होगा, देखो बच्चों, ये F है, ये H और H है, सॉरी, और एंटी फॉर्म में पीछे वाले का यहाँ क्लोरीन है, यहाँ H और यहाँ H है। तो आप देख पा रहे हो, और कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा सीन तो है नहीं। बड़े ग्रुप कौन से हैं? फ्लोरीन और क्लोरीन यहाँ 60 डिग्री के एंगल पर है और यहाँ 180 डिग्री के एंगल पर है, तो यहाँ रिपल्सन कम है। आप बोलोगे इसके गॉश फॉर्म और एंटी फॉर्म में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? एज यूजुअल एंटी फॉर्म ही मोर स्टेबल है गॉश और एंटी फॉर्म में। लेकिन अगर मैं सिनेरियो चेंज करता हूं और देखिएगा एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। मैं अगर बोलूं कि मेरे पास कंपाउंड इस तरीके से है, कार्बन कार्बन, और यहां H और H है, यहां H और H है, यहां मेरे पास फ्लोरीन है और यहां मेरे पास OH ग्रुप है। अब देखिए बच्चों, आप जानते हो कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन अगर पास पास रहते हैं
तो फ्लोरीन एक ऐसा एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम है, क्योंकि 3 और मोर देन 3, और ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, 3 और मोर देन 3 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में सक्षम है। तो इसका जो है गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जरा चेक कर लीजिए, वे सारे कंपाउंड जिसके अंदर गॉस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, एंटी में तो बन नहीं सकता, बहुत दूर चलेंगे, गॉस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना होगी, उन सब का गॉस फॉर्म जो है आपका एंटी फॉर्म से मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल बॉन्ड से मजबूत होता है ना। तो इसकी अगर मैं गॉस फॉर्म बनाऊं, देखिएगा इस कंपाउंड की, ये बैक वाला कार्बन और बैक वाले कार्बन के ऊपर मैं बोलूं मेरे पास लगा हुआ है, गॉस फॉर्म बनाऊं, मेरे पास लगा हुआ है ये OH, H और H, बैक वाले में इतना ही दिखेगा। फ्रंट वाले कार्बन के पास मेरे पास लगा हुआ देखिएगा, ये फ्रंट वाला कार्बन है, गॉस फॉर्म बनाई, ये मेरा फ्लोरीन है, ये H है और ये H है, ये गॉस फॉर्म है। तो आप देख पा रहे हैं ये एक्टिव हाइड्रोजन और फ्लोरीन के कांटेक्ट में है, या आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अगर इसका एंटी फॉर्म में बनाता हूं, देखिएगा ये बैक वाला कार्बन, इसको मैंने नहीं छोड़ा, F और F अपनी जगह पर, H और H, इसका एंटी फॉर्म बनाता हूं। एंटी का मतलब मोस्ट बड़े ग्रुप जो है एक दूसरे के एकदम अपोजिट है। मैंने क्या किया, यहां ले आया फ्लोरीन, और ये आपका H है और ये आपका H है। इस कंडीशन में क्या होगा, जिनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती थी, ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता था, बट डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है एंटी ग्रुप होने के कारण, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती। लेकिन इसका जो ये तो एंटी फॉर्म हो गया और ये इसका गॉस फॉर्म हो गया, ठीक है। गॉस फॉर्म में जो सबसे बड़े बल्कि ग्रुप है वो 60 डिग्री पर रहते हैं और एंटी फॉर्म में 180 डिग्री फॉर्म पे रहते हैं, ठीक है। तो इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें बन जाती है उसका जो गॉस फॉर्म है वो एंटी फॉर्म से मोर स्टेबल हो जाता है। ये हर उस कंपाउंड में जिसके अंदर जो कार्बन पे लगे हुए ग्रुप है उनके अंदर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, तो उनका गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म से मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, गॉस का मतलब पास पास बल्कि ग्रुप है, और बल्कि ग्रुप के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की संभावना बनेगी, क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन होगा, और बगल में जो दूसरा बल्कि ग्रुप है वो 3 और मोर देन 3 वाला है, हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना है। तो सभी उन कंपाउंड में जिसके अंदर अपन ब्यूटेन की तरह रोटेशन करते हैं 2-3 कार्बन के रेस्पेक्ट में, और जो बल्कि ग्रुप हैं वो बल्कि ग्रुप आपस में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन में गॉस ज्यादा स्टेबल होगा। और एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा जैसे मेरे पास ग्लाइकॉल है, ये कार्बन कार्बन और OH आपको पता है OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, तो इसका भी गॉस फॉर्म देखिए, ये रहा मेरे पास बैक वाला कार्बन, ये इसका O और H और H, और इसके ऊपर फ्रंट वाले कार्बन का ये गॉस O और H। इस तरीके से अपन ने उसका हाइब्रिडाइजेशन मेंटेन करते हुए स्ट्रक्चर बनाई। ये एक्टिव हाइड्रोजन है और ये इस ऑक्सीजन के संपर्क में आ गया, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई, तो इसका भी जो गॉस फॉर्म है, क्योंकि जब एंटी में ये COH इधर आ जाएगा तो बहुत दूर आ जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा, इसका भी जो गॉस फॉर्म है इसके एंटी फॉर्म से मोर स्टेबल हो जाएगा। तो जहां भी पास पास जो लगे हुए उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, तो उसका गॉस फॉर्म एंटी फॉर्म से मोर स्टेबल हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए ये है मेरे पास, और यहां दोनों जगह COOH ग्रुप है, तो यहां पर भी एक्टिव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। इसका भी जो गॉस फॉर्म है वो एंटी फॉर्म से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये बैक वाला कार्बन, ये इसका COOH ग्रुप, C डबल बॉन्ड O और H। क्लियर, स्ट्रक्चर खोल के आपको पूरा बता देते हैं, H और H, ठीक है बच्चों। इसका गॉस फॉर्म बनाते हैं, गॉस फॉर्म का मतलब हुआ ये फ्रंट वाला जो कार्बन है इसका यहां पर 60 डिग्री पर सबसे बड़ा बल्कि ग्रुप जो है COOH रहेगा, एंटी में एकदम 180 डिग्री पर रहेगा। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, देखिए
OH डबल बॉन्ड O, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी। और आप देख पा रहे हैं ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये वाला संपर्क में आ गया है 3 और मोर देन 3 एटम ऑक्सीजन के संपर्क में, तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। तो इसका भी जो गॉस फॉर्म है वो इसके एंटी फॉर्म से मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एंटी में COH यहाँ है, दूसरा COH यहाँ आ जाएगा, एक दूसरे से बहुत दूर आ जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी। तो ध्यान रखिएगा सारे ऐसे कंपाउंड जिसमें 4 बनती है, पार्शियली एक्लिप्स, फुली एक्लिप्स, गॉस और स्टेगर्ड, उनके अंदर स्टेगर्ड या एंटी की बात है, इनके अंदर उन सब का जो सेकंड प्रायोरिटी वाली बात स्टेबिलिटी की, गॉस और एंटी में से हमेशा एंटी ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन अगर गॉस में जो सेकंड हाईएस्ट स्टेबल है उसमें अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई तो वो एंटी से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर। अब अपन बात एक और एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, कई सारे एग्जांपल अपन ने देखे और देखते हैं। मेरे पास ये है, मैंने H निकाल दिया, या मेरे पास ये है OH का O निकाल दिया और H और H लगा हुआ है, तो इसमें बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। कैसे जरा चेक कर लीजिए। ये मेरे पास COH ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये H और H हुआ फ्रंट वाले का, और बैक वाले का देखिएगा, बैक वाले का मान लीजिए ये COH ग्रुप है, ये H है और ये H है। इसमें देखिएगा ये O डबल बॉन्ड O नेगेटिव, हाइड्रोजन नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं, तो एक्टिव हाइड्रोजन के बिना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। और इसमें भी सेम सिनेरियो, हाइड्रोजन नहीं है, कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा, क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है और कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। इसलिए ऐसे इसमें भी होगा, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में नहीं हो पाएगी। तो इस टाइप के कंपाउंड के लिए अगर मैं बात करूं एंटी और गॉस, तो ट्रेडिशनली सिर्फ वॉन डेर वाल रिपल्सन काम करेगा, और एंटी वाला जो है वो मोर स्टेबल होगा गॉस फॉर्म से, क्योंकि एंटी में रिपल्सन मिनिमम होगा, क्योंकि बड़े जो ग्रुप है, सबसे बड़े बल्कि साइज के ग्रुप है, वो सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, और मैक्सिमम डिस्टेंस है, रिपल्सन कम और स्टेबिलिटी मैक्सिमम ज्यादा होगी। तो सिर्फ आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केस को ध्यान रखेंगे और बहुत आराम से कन्फर्मर्स को चेक करेंगे, और आप बोलेंगे किसी भी कंपाउंड के कन्फर्मर्स कितने होते हैं? अनंत, क्योंकि बीच में स्क्यूज हर जगह इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर। कितने टाइप के होंगे, तो आपको बोले कि ब्यूटेन के अंदर कितने टाइप के होंगे, तो आप क्या बोलोगे? 5 टाइप के, 4 तो आपको बता दिए, बीच में सारे जो 1-1 डिग्री करके एंगल चेंज करोगे, स्क्यूज जो है वो हर जगह इन्वॉल्व होंगे। इस तरीके से अपन बता सकते हैं। ये आपने ब्यूटेन के लिए जो है आपके कन्फर्मर आइसोमर्स को देखा, ये प्री मेडिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ तक की बात। और साइक्लो जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में भी कन्फर्मर्स अपन बना सकते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय स्वाभिमान, धन्यवाद।